जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जर्मप्लाज्म क्या होता है और जर्मप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे जर्मप्लाज्म को कंजर्व कैसे करना है, कैसे उसको स्टोर करें। दो तरीके होते हैं यहाँ पर, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जब जर्मप्लाज्म को उसकी नेचुरल हैबिटेट में, उसकी नेचुरल कंडीशन में स्टोर कराया जाए। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जब उस जर्मप्लाज्म को उसकी नेचुरल जगह से, उसकी नेचुरल कंडीशन से ले जाकर कहीं आर्टिफिशियल कंडीशन में स्टोर कराएं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये कोई एरिया बनाओ, जैसे कि मान लो ये कोई एक हिली एरिया है, ठीक है, ये कोई एक पहाड़ी क्षेत्र है। मान लो इस हिली एरिया में कोई इंपॉर्टेंट वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक है, किसी क्रॉप की इंपॉर्टेंट वाइल्ड स्पीसीज यहाँ पर है। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको कंजर्व करने के। एक तरीका ये है कि इन वाइल्ड स्पीसीज को किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में ले जाओ। इस पहाड़ी पर, इस हिली रीजन में है वो वाइल्ड स्पीसीज, उन वाइल्ड स्पीसीज को यहाँ से ले जाओ और जहाँ आप उन्हें स्टोर करना चाहते हो अपने मन मुताबिक वातावरण में, अपने मन मुताबिक कंडीशन में, वहाँ पर उनको कंजर्व करो। और दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दो, कहीं उनको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ वो हैं वहीं उनकी नेचुरल कंडीशन में ही उनको पलने दो, बढ़ने दो, उसी पूरी एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दो। तो यहाँ पर जब हम उसकी नेचुरल कंडीशन में ही उसको प्रोटेक्ट करा रहे हैं, उसी को कहा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। आई बात समझ में? दूसरा तरीका क्या है कि इस वाइल्ड स्पीसीज को ले जाओ और आर्टिफिशियल कंडीशन में इसका स्टोरेज करो, तो वो कहलाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दूं नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एनिमल्स के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शेर, टाइगर्स। अगर टाइगर का हमें कंजर्वेशन करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस जगह से, उस जंगल में से उन टाइगर को ले जाओ और चिड़ियाघर में रखो, मतलब उन वहाँ जंगल में से ले जाकर हमने कहाँ रख दिया, पिंजरे में रख दिया, चिड़ियाघर में ले जाकर रख दिया, वो क्या हो गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया। और एक तरीका ये है कि उस जंगल को ही प्रोटेक्ट कर दो, उसको नेशनल पार्क बोल दो, उसको सेंचुरी बोल दो, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दो। तो मतलब वो जो शेर हैं वो कंजर्व भी होंगे और अपने नेचुरल कंडीशन में भी रहेंगे। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं, जो सेंचुरीज होती हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में। और जो जू हैं, आपकी चिड़ियाघर हैं, वो सब किस में आते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन में। अब नेशनल पार्क में सिर्फ एनिमल का ही कंजर्वेशन नहीं होता, नेशनल पार्क में हम प्लांट का भी कंजर्वेशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल प्लांट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हर्बल प्लांट्स हैं, उनका भी हम नेशनल पार्क में स्टोरेज करते हैं। पर्टिकुलरली प्लांट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है जीन सेंचुरीज। जीन सेंचुरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जीन सेंचुरी कहाँ बनाई जानी चाहिए। चलो जीन सेंचुरी हमको बनानी है, कहाँ बनाए जीन सेंचुरी? उसी जगह पर बनाओगे जहाँ पर वो इम्पोर्टेंट जर्मप्लाज्म हो, जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो, वहीं पर आप जीन सेंचुरी बनाओगे। मतलब जीन सेंचुरी बनाने का जो सबसे अच्छी जगह है वो है उसका सेंटर ऑफ ऑरिजिन। जैसे कि मान लो आपको सोयाबीन की जीन सेंचुरी बनानी है, सोयाबीन को कंजर्व करना है, सोयाबीन को आपको इन सिटू कंजर्वेशन करना है, उसकी जीन सेंचुरी बनानी है, तो कहाँ बनाओगे उसकी जीन सेंचुरी? इंडिया में या चाइना में? चाइना में बनानी पड़ेगी, क्योंकि सोयाबीन का सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहाँ पर है, चाइना में। चाइना में ही उसकी सबसे ज़्यादा वाइडर एडेप्टेबिलिटी, उसकी सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई देगी, तो वहीं पर उसकी जीन सेंचुरी बनानी पड़ेगी। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि जीन सेंचुरी के लिए परफेक्ट लोकेशन क्या है? वो परफेक्ट लोकेशन होती है सेंटर ऑफ ऑरिजिन। इंडिया के अंदर ये जीन सेंचुरी बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये होती है NBPGR की, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। कभी जाओ वहाँ पर देखना, ICAR, IARI ये सब एक ही लाइन से बने हुए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में है, इसी की पूरी जिम्मेदारी है जीन सेंचुरी डेवलप करने की। ठीक, ये तो बात हो गई इन सिटू कंजर्वेशन की। अब आ जाओ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा? एक्स सिटू कंजर्वेशन, और इसी को पढ़ना है डिटेल में।
एक्स सिटिव कंजर्वेशन में क्या करना है हमको, आर्टिफिशियल कंडीशन में स्टोर करना पड़ेगा, उसकी नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर उसे हमें आर्टिफिशियल कंडीशन में ले जाकर उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो इस एक्स सिटिव कंजर्वेशन में पहले तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, एक्स सिटिव कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल कंडीशन में स्टोर करते हैं। बस एक टर्म याद रखो, यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आर्टिफिशियल कंडीशन वर्ड आ जाए तो आप आंख बंद करके लगा देना आंसर, एक्स सिटिव कंजर्वेशन। ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम दी नेचुरल हैबिटेट्स, उसकी नेचुरल कंडीशन से कहीं दूर ले जाकर स्टोर कर रहे हो तो उसे भी क्या कहते हैं, एक्स सिटिव कंजर्वेशन। यहाँ पर कई टाइप है, कैसे करोगे आर्टिफिशियल कंडीशन में, क्या कैसे स्टोर करोगे। एक होता है सीड बैंक। ठीक है, इसका पूरा नाम अपन को बोले तो सीड जीन बैंक। ठीक है, सीड बैंक, सीड जीन बैंक नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हमको सीड स्टोर करना है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, लैंड रेसेस, ऑब्सोल्यूट वैरायटी, वैरायटी अंडर कल्टीवेशन, आपके स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स, वाइल्ड स्पीसीज, इन सब के सीड अगर हमें स्टोर करने हैं तो कहाँ स्टोर करोगे। जिस जगह पर हम स्टोर करते हैं उस आर्टिफिशियल जगह को कहा जाता है सीड बैंक। जैसे पैसा जमा करते हैं वैसे ही सीड भी जमा करने की एक जगह है जिसको नाम दिया जाता है सीड बैंक या फिर सीड जीन बैंक। ठीक है, अब ये जो सीड बैंक है, ये जो सीड जीन बैंक है, यहाँ पर स्टोरेबिलिटी के आधार पर किस टाइप के सीड को कितने लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, उस बेसिस पर दो टाइप के सीड हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। किस बेसिस पर है, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेबिलिटी, किस टाइप के सीड को कितने लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, उस बेसिस पर दो टाइप के सीड हैं। एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, ठीक, और दूसरे होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। देखो भाई, जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं ना, इनको अपन 5% मॉइस्चर कंटेंट तक भी ड्राई कर सकते हैं। इट कैन बी ड्राइड अप टू 5% मॉइस्चर कंटेंट विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी। 5% मॉइस्चर कंटेंट तक भी इसको ड्राई कर सकते हैं बिना इसकी वायबिलिटी को खोए हुए। अब वायबिलिटी क्या होती है, इसकी वायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं जीवन क्षमता। तो वायबिलिटी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लेना, सीड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ऑर्थोडॉक्स सीड में क्या करते हैं अपन, 5% तक मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं उस सीड में बिना उसकी वायबिलिटी को लॉस किए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। भाई सीधी सी बात है, जिसका मॉइस्चर कंटेंट जितना कम जा सकता है उसके अंदर आपका डिसीज इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस, इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। उनको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। उसके अंदर ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने उसका मॉइस्चर कंटेंट कम कर दिया तो। और इतना भी कम नहीं करना कि उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाए, वो पूरी तरह से आपने उसको सुखा दिया कि उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो गई, उसकी जीने की क्षमता ही खत्म हो गई, तो वो जर्मिनेट ही ना हो, तो वो सीड किस काम का। ठीक है, तो जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं उनको 5% मॉइस्चर कंटेंट तक हम ड्राई कर सकते हैं बिना उसकी वायबिलिटी को खोए हुए। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम स्टोरेज हम कर सकते हैं, लगभग करना चाहें तो 100 साल तक स्टोरेज हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर हाई क्वालिटी का ऑर्थोडॉक्स सीड हुआ तो। ऑर्थोडॉक्स सीड में सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपकी सीरियल्स क्रॉप। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं आपकी, ऑलमोस्ट सभी पल्सेस क्रॉप हैं आपकी, ये सब किस में आती हैं, आपकी ऑर्थोडॉक्स सीड में आती है। एक होती है रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड में एक लिमिट है, 12 से लेके 30% मॉइस्चर कंटेंट के बीच में ही आपको रखना है। 12 से अगर आप कम गए, रिकैल्सिट्रेंट सीड ऐसे सीड हैं जिनको अगर आपने 12% से भी कम मॉइस्चर कंटेंट कर दिया, उनको अगर आपने ज़्यादा सुखा दिया, ज़्यादा ड्राई कर दिया और उनका मॉइस्चर कंटेंट 12 से भी कम चला गया तो उनकी वायबिलिटी लूज़ हो जाएगी, वो अपनी जर्मिनेशन क्षमता, अपनी अंकुरण क्षमता खो देंगे, तो वो सीड ही खराब हो जाएगा। इसलिए उनको हम 12% से कम स्टोरेज, 12% से कम मॉइस्चर कंटेंट उनका रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब कि इनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इनको स्टोर किया जाएगा आपका शॉर्ट टाइम स्टोरेज के लिए, कम समय के लिए इनको हमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जितने भी आपके फ्रूट सीड हैं वे सब इसमें आ जाएंगे। जितने भी आपके फॉरेस्ट सीड हैं आपके, वे सब किस में आ जाएंगे, रिकैल्सिट्रेंट सीड में। ठीक,
तो ये 2 टाइप के सीड पढ़े हमने किस बेसिस पर, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक, अब इस सीड बैंक में जब हम स्टोर करते हैं ना, जब हम कलेक्शन यहाँ पर करते हैं ना, तो वहाँ पर 3 प्रकार का कलेक्शन किया जाता है, या फिर कहो वहाँ पर 3 तरह का स्टोरेज किया जाता है। कितने तरह का? 3 तरह का। सबसे पहला स्टोरेज बेस कलेक्शन, सबसे पहले को क्या बोलते हैं अपन, बेस कलेक्शन। ठीक है, दूसरा है आपका एक्टिव कलेक्शन, दूसरा आपका कौन सा है, एक्टिव कलेक्शन, और तीसरा है वर्किंग कलेक्शन। दूसरा है एक्टिव कलेक्शन और तीसरा है वर्किंग कलेक्शन। ठीक है, ये 3 तरह के स्टोरेज हैं इसी सीड बैंक के अंदर। जैसे कि बेस कलेक्शन में क्या करते हैं हम, सीड को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। बेस कलेक्शन में -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोर किया जाता है। एक्टिव कलेक्शन पर लगभग नियरली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, वर्किंग कलेक्शन में हमको आपका लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 12% मॉइस्चर कंटेंट पर हम इसको स्टोर करते हैं। पर्पस क्या है इनके, बेस कलेक्शन में जब भी हम स्टोर करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए। जैसे कि कोई सीड आपके पास आया और हम चाहते हैं कि इस सीड को आप स्टोर कर दो लंबे समय तक, मान लो कोई सीड को 100 साल तक स्टोर करना है, रख दो स्टोर तक, उसे बीच में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें से कोई सीड मटेरियल ले सकता है। उस कलेक्शन को कहा जाता है बेस कलेक्शन। बस यहाँ पर हमको एक ही काम के लिए उस सीड को डिस्टर्ब करना है, वो है उसका जर्मिनेशन टेस्ट के लिए। इस कलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाता है ओनली फॉर जर्मिनेशन टेस्ट, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि वो जर्मिनेशन कैपेसिटी कहीं लूज तो नहीं कर दी उसने। आपने किसी सीड को एक डब्बे में 100 साल के लिए स्टोर करके रख दिया इस बेस कलेक्शन में -20 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको बीच बीच में ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो सीड खराब तो नहीं हो गया, कहीं उस सीड की वायबिलिटी लॉस तो नहीं हो गई, कहीं उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कम तो नहीं हो गया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चेक अपन कब करते हैं, वो ड्यूरेशन क्या है, वो ड्यूरेशन है हर 5 से 10 साल बाद, एवरी 5 to 10 ईयर, हर 5 से 10 साल बाद हमें उसका जर्मिनेशन टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर मान लो जर्मिनेशन परसेंटेज 95 से कम हुआ तो, अगर जर्मिनेशन परसेंटेज 95% से कम हुआ तो क्या होगा, हमें उस मटेरियल का फिर से रीजनरेशन करना पड़ेगा। 95% से जैसे ही अगर जर्मिनेशन परसेंटेज कम जाता है तो फिर उसे फर्दर स्टोर नहीं करेंगे, उसका फिर से रीजनरेशन हमें करना पड़ेगा, उसको फिर से हमें दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा और फिर स्टोर करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ये होता है बेस कलेक्शन के अंदर। एक्टिव कलेक्शन के अंदर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है 5% मॉइस्चर कंटेंट पर। यहाँ पर हम स्टोर करते हैं मीडियम के लिए, मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टाइम के लिए। इसको अपन डिस्टर्ब कर सकते हैं किन कामों के लिए, इनको इवेल्युएट करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन यहाँ पर इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक इंस्टीट्यूट को सीड मटेरियल चाहिए, कोई जर्म प्लाज्म चाहिए, मान लो जैसे कि अपन को सोयाबीन का जर्म प्लाज्म चाहिए। अब सोयाबीन का जर्म प्लाज्म अपन को मिलेगा इंदौर में, NRCS नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन। ठीक है, वहाँ पर अगर हम कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमको कुछ सोयाबीन का जर्म प्लाज्म चाहिए, तो वो अपन को जर्म प्लाज्म कहाँ से देंगे, इस एक्टिव कलेक्शन में से। बेस कलेक्शन को तो वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो अपन को जर्म प्लाज्म कहाँ से देंगे, एक्टिव कलेक्शन में से। ठीक है, अगर मान लो एक्टिव कलेक्शन में जर्म प्लाज्म इतना अमाउंट में नहीं है कि किसी को दिया जा सके, तो पहले उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसको दूसरों को बांटेंगे। आई बात समझ में? ये होता है एक्टिव कलेक्शन का स्टोरेज। एक होता है वर्किंग कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन जो होता है वो बेसिकली प्लांट ब्रीडर खुद करता है।
प्लांट ब्रीडर या फिर कोई भी साइंटिस्ट अपने लेवल पर ही इसको स्टोर करता है। ठीक है, आज प्रेजेंटली जितने भी अपने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम हैं उन सब के अंदर इसी वर्किंग कलेक्शन का यूज़ किया जाता है। जितने भी अपने प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट या प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम हैं उन सभी में इसी वर्किंग कलेक्शन में से सीड लेकर हम अपना प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अपना 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 12% मॉइस्चर कंटेंट पर इसमें स्टोर करते हैं। ये 3 तरह का कलेक्शन है, 3 तरह का स्टोरेज होता है किसमें, सीड बैंक में। ठीक, दूसरा है अपना फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक क्या होता है भाई, कोई क्रॉप अगर सीड प्रोड्यूस ना करती हो तो क्या करें, क्या उसका जर्मप्लाज्म स्टोर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब वो सीड नहीं बनाती तो बस वहाँ पर सीड जीन बैंक नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, फील्ड जीन बैंक। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉटनिकल गार्डन। और भी आप कम लेवल पर समझो तो अपने लोकल लेवल पर जो नर्सरी होती है ना, जैसे कि मान लो आम का पौधा आपको लगाना है, आपको एक आम का बगीचा लगाना है तो उसके लिए आपको मैंगो के प्लांट्स चाहिए, आम के प्लांट चाहिए, अमरूद का लगाना है तो अमरूद के प्लांट चाहिए। तो क्या उसके सीड लेकर आते हो आप उसकी पौध लेकर आते हो, उसके छोटे छोटे पौधे लेकर आते हो। कहाँ से लेकर आते हो, नर्सरी में से लेकर आते हो। तो वो नर्सरी क्या है, एक तरह का फील्ड जीन बैंक है। वहाँ पर उसने सीड का कलेक्शन नहीं किया, वहाँ पर क्या किया उसने, उस वेजिटेटिव पार्ट का, उस पूरे ट्रांसप्लांटिंग मटेरियल का ही उसने कलेक्शन करके रखा है फील्ड में, उसको कहते हैं फील्ड जीन बैंक। ठीक है, तो नर्सरी जो है एक्चुअली में वो कलेक्शन तो है, उसको जर्मप्लाज्म कलेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसने यूज़ किया है अपने कमर्शियल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, उसने अपनी मार्केटिंग के लिए उस नर्सरी को बनाया है। तो नर्सरी का एग्जाम्पल ना लेते हुए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे बॉटनिकल गार्डन का। फील्ड जीन बैंक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में हम सेलिंग नहीं करते, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए हम वहाँ पर नहीं करते। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जितने भी अपने ऐसे प्लांट्स जिनके सीड को स्टोर नहीं कर सकते उनके पूरे प्लांट को ही हम लोग वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, पूरे प्लांट को फील्ड में ही, उन्हीं को कहा जाता है फील्ड जीन बैंक। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ना, इनको ये किसके कंट्रोल में होते हैं, ये बॉटनिकल गार्डन की जिम्मेदारी किसके पास होती है, ये जिम्मेदारी होती है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, BSI। कहाँ पर है ये, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हो गया अपना फील्ड जीन बैंक। एक होता है अपना सेल एंड ऑर्गन बैंक। इसमें आप किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन स्टोर करके रख सकते हो। अब कोई भी सेल या कोई ऑर्गन अपन को स्टोर करना है तो उसको स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, सेल और ऑर्गन जो बैंक होती है उसमें अपन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक है अपना शूट कल्चर या फिर कहो शूट कल्चर बैंक। क्या कहा जाता है इनको, शूट कल्चर बैंक, और इनको अपन शूट टिप जीन बैंक भी बोल सकते हैं, शूट टिप जीन बैंक। तो ये नाम से समझ में आ रहा है, शूट टिप जीन बैंक। अगर हमको कोई वायरस फ्री या डिसीज फ्री प्लांट स्टोर करके रखना है तो अपन इस शूट टिप कल्चर का, इस शूट टिप जीन बैंक का यूज़ कर सकते हैं। किसकी मदद से, प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से। प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करो और वहाँ पर अपन उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर को क्या सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं क्या, बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। बस वहाँ पर क्या रहेगा, जो कल्चर मीडिया आप ले रहे हो, जिस कल्चर मीडियम का आप यूज़ करोगे, एक मिनट, क्या चक्कर है, तो कहाँ थे अपन, हाँ, शूट कल्चर बैंक, और जो शूट टिप जीन बैंक है इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर अपन यूज़ करते हैं।
इसमें भी अपन लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। बस यहाँ पर हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो होती है सब कल्चरिंग की, क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं उसके अंदर अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट नहीं होता। एक समय बाद उस न्यूट्रिएंट को हमें बदलना पड़ता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं सब कल्चरिंग। तो उस सब कल्चरिंग पर क्वेश्चन आता है कि शूट कल्चर बैंक में या शूट टिप जीन बैंक में जो सब कल्चरिंग की जाती है वो कितने टाइम बाद की जाती है, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो वो की जाती है हर 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बीच में। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीडियम यूज़ किया है और वो कौन सा प्लांट आप प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो शूट कल्चर बैंक या शूट टिप जीन बैंक में आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें सब कल्चरिंग हम 6 महीने से 3 साल तक के अंतराल में करते हैं। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, अभी नेट के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया था, 6 मंथ से लेके 3 ईयर ड्यूरेशन, ये सब कल्चरिंग का टाइम पीरियड है। इसके अलावा एक होती है डीएनए बैंक। कौन सी? डीएनए बैंक। अब जैसे कि बताया था कि डीएनए को तो आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली कि किसी भी प्लांट का डीएनए निकाल लिया उसको स्टोर कर लिया। डीएनए को आप हमेशा इन विवो टेक्निक से ही स्टोर कर सकते हो। डीएनए को आप इन विट्रो नहीं कर सकते। इन विट्रो मतलब उसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बाहर निकाल कर स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो वो मर जाएगा। डीएनए को स्टोर करने के लिए उसको एक लिविंग कंडीशन चाहिए, उसको एक लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही डीएनए को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है जिसको हम फेज लाइसेट के नाम से भी जानते हैं। वो ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो अपन क्या करते हैं, डीएनए को अगर हमें स्टोर करना है, कोई पर्टिकुलर डीएनए, तो उस डीएनए को हम उस फेज लाइसेट में, उस बैक्टीरियोफेज के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डीएनए को अपन स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फेज लाइसेट, ये आप याद रखना। ठीक है, बाकी का इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दूंगा मैं, क्योंकि ये यहाँ पर अभी समझाना पॉसिबल नहीं है। फेज लाइसेट बैक्टीरियोफेज है, वायरस होता है, ये ई कोलाई को अफेक्ट करता है, ई कोलाई को ईट करता है। ठीक, उसको कहते हैं फेज लाइसेट। एक्चुअल में क्या करता है ये वायरस, ये बैक्टीरियोफेज उस ई कोलाई के डीएनए को टेक ओवर करता है और उससे अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो अपन अपना जो डीएनए है, जो भी अपना फेवरेबल डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, अगर उसे स्टोर करना है तो उस फेज लाइसेट के अंदर अपन उसे स्टोर करवा सकते हैं, उस ई कोलाई के थ्रू फेज लाइसेट में पहुंचा सकते हैं। तो अपन डीएनए को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीएनए बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। इस तरीके से जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किया जाता है, किसमें? एक्स सिट्यू में। ठीक है, ये सब एक्स सिट्यू की टाइप है। 5 पढ़ लिए अपन ने, एक सीड जीन बैंक और ये बेस और ये सब उसी के पार्ट है। दूसरा अपन ने पढ़ा फील्ड जीन बैंक, तीसरा सेल एंड ऑर्गन बैंक, चौथा है अपना शूट कल्चर बैंक या फिर शूट टिप जीन बैंक, और 5वां है अपना डीएनए बैंक। ठीक।